नमस्कार। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ये एक ऐसी सभ्यता थी जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो वो काफी हैरान रह गए, कैसे इतने हजारों साल पहले के लोग कैसे इतना आधुनिक जीवन जीते थे। देखिए, अगर इस सभ्यता के बारे में बात की जाए तो पंजाब प्रांत में लोगों ने ईंटों को बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई की, लेकिन उन्हें बनी बनाई ईंटें मिल गई जिसे उन्होंने भगवान का चमत्कार माना और उन्होंने इसका उपयोग घर बनाने में किया। फिर उसके बाद चार्ल्स मैसन ने इस पुरानी सभ्यता को पहली बार खोजा। कनिंघम ने इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। कराची और लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान बर्टन बंधुओं ने इस पुरानी सभ्यता की जो सूचना है वो सरकार को दी। इसी क्रम में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की और लॉर्ड कर्जन ने जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया। फ्लीट ने इस पुरानी सभ्यता के बारे में एक लेख लिखा। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया और राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना गया। ये जो सभ्यता थी ये सिंधु नदी के किनारे फैली हुई थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। ये पहली बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है और पहली बार कांस्य के उपयोग की वजह से इस सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए, इस सभ्यता का जो क्षेत्र था वो बाकी पुरानी सभ्यताओं के क्षेत्र से काफी बड़ा और विशाल था। देखिए, भिंडाना को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक खोजा गया सबसे पुराना शहर माना गया है। देखिए, ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के अनुसार इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया है कि जो इस सभ्यता के जो शहर थे वो कई बार बने थे और कई बार उजड़े थे। देखिए, इस सभ्यता की जो विशेष बात थी वो थी यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना। देखिए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के अपने अपने दुर्ग थे और इन दुर्गों में शासक वर्ग का परिवार रहता था और इन दुर्ग के बाहर एक निम्न स्तर का शहर था जहाँ पर निम्न स्तर के सामान्य लोग रहते थे। देखिए, इन नगर भवनों में विशेष बात ये थी कि ये जाल की तरह थे, यानी कि सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसकी वजह से शहर अनेक आयताकार खंडों में बट जाता था। और ये जो बात है वो सभी सिंधु बस्तियों पर लागू होती थी, चाहे वो बस्तियां छोटी हों चाहे बस्तियां बड़ी हों। देखिए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के जो भवन होते थे वो बड़े ही होते थे। देखिए, मोहनजोदड़ो का जो अब तक का जो सबसे प्रसिद्ध है वो है विशाल सार्वजनिक स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में बना हुआ है और ये ईंट के स्थापत्य का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। देखिए, ये 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। के दोनों तरफ नीचे जाने के लिए सीढ़ियां लगी हुई थी और इसके बगल में कपड़े बदलने के लिए अलग से कमरे बने हुए थे। देखिए, जो फर्श की जो ईंटें थी वो पकी हुई थी। देखिए, पास के कमरे एक बड़ा सा कुआं था जिसका पानी निकालकर हौज में डाला जाता था और हौज के कोने में एक निर्गम है जिसका पानी बहकर नाले में जाता था। देखिए, ऐसा माना जाता है कि ये जो विशाल सार्वजनिक स्नानागार था वो धर्मानुष्ठान संबंधी कार्यों के लिए बना होगा, जो कि भारत में पारंपरिक रूप से धार्मिक कार्यों के लिए आवश्यक रहा है। देखिए, मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी संरचना है वो है अनाज रखने का कोठार। ये कोठार 45.71 मीटर लंबा तथा 6.09 मीटर चौड़ा है, जो कि नदी के किनारे से सिर्फ कुछ ही मीटर की दूरी पर है। देखिए, हड़प्पा संस्कृति के शहरों में जो ईंट का प्रयोग है वो बहुत ही खास है, क्योंकि इसी समय में मिस्र के भवनों में सूखी हुई ईंटों का इस्तेमाल मिलता है। मेसोपोटामिया में पकी ईंटों का प्रयोग मिलता तो है, लेकिन इतना नहीं मिलता है जितना सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। देखिए, मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली बहुत ही अद्भुत और लगभग हर बड़े या छोटे मकान में प्रांगण और स्नानागार जरूर होता था। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं भी थे। घरों का जो पानी था वो बहकर सड़क तक आता था, जहाँ इनके लिए मूरियां बनी हुई थी। ये जो मूरियां थी वो पत्थर और ईंटों की सिल्ली से ढकी हुई होती थी। सड़कों की इन मूरियों में नरमों के भी बने होते थे। सड़कों और मूरियों के अवशेष बनावली में भी मिले हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी कृषि प्रधान थी, लेकिन यहाँ पर पशुपालन और व्यापार के भी अवशेष मिले हैं। देखिए, यहीं के लोगों ने सबसे पहले दुनिया में कपास की खेती करना शुरू किया था। देखिए, आज के मुकाबले में सिंधु प्रदेश पूर्व में बहुत ही उपजाऊ था। ईसा पूर्व 4वीं सदी में सिकंदर के इतिहासकार ने यह कहा था कि सिंधु इस देश के बहुत ही उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। देखिए, पूर्व काल में यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति बहुत ही ज्यादा थी, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी अच्छी वर्षा होती थी। देखिए, अगर बात की जाए व्यापार की तो यहाँ के लोग आपस में पत्थर, धातु, सल्क आदि का व्यापार करते थे। ये चक्के से परिचित थे और संभवतः आजकल के इक्के यानी कि रथ जैसा कोई वाहन प्रयोग करते थे। ये अफगानिस्तान और ईरान से भी व्यापार करते थे। बहुत सी हड़प्पाई सील मेसोपोटामिया में मिली है, जिससे ये साबित होता है कि ये लोग मेसोपोटामिया से भी व्यापार करते थे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में एक सील पाया गया है जिस पर एक योगी का चित्र है।
3 या 4 मुख वाले। कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि ये योगी भगवान शिव हैं। देखिए, मेवाड़ जो कभी सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा में था, वहाँ आज भी 4 मुख वाले शिव के अवतार एक लिंगनाथ जी की पूजा होती है। देखिए, लोथल, कालीबंगा आदि जगहों पर हवन कुंड मिले हैं जो इनके वैदिक होने का प्रमाण है। यहाँ पर स्वास्तिक के चित्र भी मिले हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अवसान के बारे में कई तर्क दिए जाते हैं, जैसे कि महामारी, आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक असंतुलन, बाढ़, आर्थिक कारण आदि आदि। देखिए, ज्यादातर वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका जो अंत था वो बाढ़ की वजह से हुआ था, क्योंकि ये जो सभ्यता थी वो नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसलिए ये जो तर्क है वो सर्वमान्य है। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि केवल बाढ़ के कारण इतनी बड़ी सभ्यता खत्म नहीं हो सकती है। इसलिए कई वैज्ञानिक अलग अलग कारणों का समर्थन करते हैं। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। तो फिर जय हिंद, वंदे मातरम।